हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस के आरओ आरओ क्रैश कोर्स में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली किसी को ज़रूरत क्या पड़ती होगी। देखिए, डिफेंस का मतलब होता है, प्रतिरक्षा का मतलब होता है किसी दूसरे देश से या वैसे तत्वों से जो सरकार विरोधी हैं, राज्य विरोधी हैं या जो समाज विरोधी हैं, उनसे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया जाता है, जो विधि अपनाई जाती है, उसको प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की हो सकती है। बाह्य प्रतिरक्षा, जिसमें क्या होता है कि बाहर से जो आक्रमणकारी हैं, किसी और देश अगर कोई हमला कर रहा है, आतंकवादी अगर हमला कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में देश की सुरक्षा करने के लिए जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, उसको बाह्य प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे सेना है, हमारी एयरफोर्स है, थल सेना है, एयरफोर्स है और नेवी, मुख्य रूप से इनको शामिल किया जाता है। दूसरी जो हमारे पास प्रतिरक्षा का टाइप है वो है आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल डिफेंस। उसमें क्या होता है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। केंद्र और राज्य इसको अलग अलग रेगुलेट करते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया जाता है। और इसके लिए जो मेन फंक्शनल बॉडी है वो पुलिस मानी जाती है। तो केंद्र ने इसके लिए अलग से सेंट्रल पुलिस का या सीआरपीएफ वगैरह आप देखते हैं, या असम राइफल्स देखते हैं, या एसएसबी देखते हैं, इस या कोस्ट गार्ड देखते हैं, इनका गठन किया हुआ है। और राज्य स्तर पर अपना अलग प्रदेश का जो होता है पुलिस बल है, उसके आधार पर आंतरिक सुरक्षा की जाती है। इसमें जो जैसे चोरी डकैती या आपस के डिस्प्यूट्स हैं, उन सबसे निपटने के लिए, या छोटे मोटे लेवल पर अगर कोई विद्रोह होता है उसको दबाने के लिए इंटरनल डिफेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑलरेडी हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो डिफेंस की जो टैक्टिस हैं, अब देखिए वो जमाना नहीं रहा कि जब लोग सीधे सीधे डंडे और भालों की लड़ाई हो रही हो। तो जैसे जैसे समाज डेवलप हो रहा है, उसी हिसाब से डिफेंस मैकेनिज्म भी हमारा डेवलप लगातार होता चला जा रहा है। तो बाह्य डिफेंस को स्थिरता प्रदान करने के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने तमाम सारे प्रयास किए हैं। परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे। तमाम तरह की मिसाइल हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज हैं, जिनके द्वारा एयरफोर्स, नेवी और हमारी इंडियन आर्मी को लगातार स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। उसके कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार उसके जो सरफेशियल आप नॉलेज कह सकते हैं, उस पृष्ठीय जानकारी, या कहिए कि उसके जो करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न इसमें लगातार पूछे जाते रहे। तो आज हम इसी का चीज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। कहीं प्रौद्योगिकी लिखा मिल सकता है, कहीं तकनीक लिखा मिल सकता है, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना करी गई थी। जैसे अगर कोई मान लीजिए अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई चीज है, तो उसके लिए इसरो रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, उनको इसरो को उनके लिए क्या किया गया, कोऑर्डिनेटर के तौर पर इसकी स्थापना करेगी, ताकि भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी का लगातार डेवलपमेंट होता रहे और भारत लगातार क्या होता रहे, वैश्विक स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभरता चला जाए। तो जैसे डीआरडीओ ने क्या किया है, पृथ्वी मिसाइल का डेवलपमेंट किया है। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी जो वन है उसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर और भार क्षमता 100 किलोग्राम है। भार क्षमता का मतलब है कि 150 किलोमीटर तक ये उड़ करके जा सकती है। और कितना वजन ले जा सकती है अपने साथ, 1000 किलोग्राम वजन ले जा सकती है। पृथ्वी मिसाइलें द्रव प्रणोदक संचालित हैं। अब देखिए, इसमें कई सारे टर्म आ चुके हैं जिनको हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मिसाइल का एक टाइप क्या है, जमीन से जमीन मारक, जो उसके स्थान है उसके आधार पर ये क्या होगी, जमीन से ही छोड़ी जाएगी, क्योंकि बहुत भारी मिसाइल है। तो जहाज से इसको ले जाना पॉसिबल नहीं है, एक या दो ही मिसाइलों को ले जा पाएगा जहाज। तो बैलिस्टिक मिसाइल को क्या किया जाता है, सामान्य तौर से या तो किसी पानी के जहाज से या जमीन से छोड़ा जाता है, क्योंकि इनका वजन काफी ज्यादा रहता है। तो ये जमीन से जमीन पर ये मार करती है, जमीन से जमीन पे मार करेगी। दूसरी मतलब कुछ मिसाइलें ऐसी होंगी जो जमीन से जमीन पर मार करेंगी, कुछ ऐसी मिसाइलें होंगी जो जमीन से हवा में मार करेंगी, कुछ ऐसी मिसाइलें होंगी जो हवा से जमीन पे मार करेंगी, कुछ जमीन से पानी में, और कुछ पानी से जमीन पर, कुछ पानी से हवा में। इस तरीके से हम मिसाइलों की तमाम सारी कैटेगरी देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टर्म आया है बैलिस्टिक, इसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो मिसाइलें दो प्रकार की होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। इस आधार पर भी मिसाइल को डिवाइड किया जा सकता है। उनकी मारक क्षमता के आधार पर, उनकी स्पीड के आधार पर भी मिसाइल को डिवाइड किया जाता है। वो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। बात करेंगे धनुष मिसाइल की। तो पृथ्वी 2 प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक रूपांतरण, इसको पृथ्वी 3 कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो पृथ्वी 2 जो थी उसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया गया, लगभग 250 किलोमीटर कर दिया गया। भार वहन क्षमता उसकी भी 1000 किलोमीटर होती है। तो ये भी एक तरह की क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल ही है। लेकिन अगर इसी बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कर देते हैं, क्या करते हैं हम,
समुद्र में यूज करते हैं या नौसेना में प्रयोग करते हैं, तो इसी को धनुष कह दिया गया है। मारक क्षमता इसकी जो पृथ्वी 2 से थोड़ी सी और एनहेंस कर दी गई, इसको 350 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। आकाश मिसाइल की बात करें तो ये जमीन से हवा में मार कर सकने वाली मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। मतलब कुछ लघु दूरी के होंगे, कुछ मध्यम दूरी के होंगे, कुछ बृहद दूरी के या इंटरकॉन्टिनेंटल टाइप के होंगे, तो दूरी के आधार पर भी मिसाइल को डिवाइड किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे, देखिए इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 30 किलोमीटर होती है आकाश मिसाइल की। अग्नि के बारे में बात करें तो अग्नि जमीन से जमीन पर मार, ये बहुत भारी मिसाइल है और बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर, या एक भारत की सबसे ज्यादा दूर तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि है। मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र की 5 श्रेणियां हैं, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अग्नि 5। अग्नि 6 भारत अभी बनाने की कह सकते हैं कि लाइन में है, क्यू में लगा हुआ है। अग्नि 5 है, इसकी हम बात करें तो ये 3 स्टेजेस में इसका इंजन काम करता है और इसमें स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग किया गया है। मतलब इसको अपने साथ ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें एक खासियत ये है कि ये 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अपने साथ ये परमाणु हथियार के साथ साथ परंपरागत हथियार गोला बारूद जो नॉर्मल होता है उसको भी ले जा सकती है। 5000 किलोमीटर भारत ने घोषित किया है, लेकिन बाकी और देशों की बात माने तो ये 8000 से 9000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अभी जो इसका रिसेंट परीक्षण हुआ उसमें चाइना ने यह दावा किया कि 8000 से 9000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन भारत पर कोई प्रतिबंध ना लगे इसलिए भारत जानबूझ करके अपने हथियारों की कैपेसिटी कम बता करके चलता है, ताकि क्योंकि भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है, हो सकता है वहां से प्रतिबंध लग जाए। भारत बहुत सारे मामलों में भी पिछड़ा हुआ है, खासतौर से ऊर्जा आवश्यकता के मामलों में भारत देखेंगे तो सऊदी अरब और इस तरह के देशों पर निर्भर है। यूरेनियम के मामले में हम कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर हैं। तो अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे विश्व के और देशों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वो देश क्या कर सकते हैं, सऊदी अरब या अरब कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन पर दबाव बना करके भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए चीन का कहना यह है कि भारत जानबूझ करके अपनी मिसाइलों की जो रेंज है, उनकी कैपेसिटी है, उसको कम करके बता के चलता है हमेशा से। चलिए खैर वो एक अलग मैटर है। नाग मिसाइल की बात करें तो नाग को क्या कहा जाता है, टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र इसको कहा जाता है। इसको ऐसे दागो और भूल जाओ टाइप की मिसाइल कह सकते हैं। एक बार इसको अगर लॉन्च कर दिया तो जब तक टारगेट को ये किल नहीं कर देगा तब तक उसके पीछे पड़ा रहेगा, इस टाइप की एक मिसाइल है। प्रक्षेपास्त्र की जो मारक क्षमता है वो 4 किलोमीटर है, टैंकों को खासतौर से खत्म करने के लिए काम करता है और इसको एक बार दागने पर पश्चात पुनः निर्देशित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती चली जाएगी ये भी अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज होता करता चला जाता है। बात करेंगे अगली मिसाइल के बारे में, तो ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। एक्चुअली भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र और रूस की एक नदी है मोस्कवा, जिसके किनारे वहां की राजधानी स्थित है। इन दोनों नदियों के नाम को मिलाकर के ब्रह्मोस नाम एक इसको दिया गया है। ये ब्रह्मोस क्या है, मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पे सुपरसोनिक वर्ड आ गया, क्रूज वर्ड आ गया, तो इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी को मिला करके ब्रह्मोस नाम रखा गया है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 300 किलोमीटर रखी गई है। एक्चुअली इसको और भी दूरी के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक संगठन है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम करके एक संगठन है। उस संगठन में अभी भारत को भी शामिल कर लिया गया है, तो अब इसकी मारक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पहले रूस और भारत जब काम कर रहे थे तो इसका जो संगठन का आपस में ये जो मेंबर थे ये क्या कर सकते थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी को एक देश से दूसरे देश को बेच सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन जो मेंबर नहीं है उसको ये नहीं बेच सकते थे। प्लस ये था कि जो इसका मेंबर है वो किसी भी अन्य देश के साथ कोई ऐसी मिसाइल नहीं बना सकता जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। अब रूस एक्चुअली इसका मेंबर था तो उसको टेक्नोलॉजी बड़े आराम से मिल रही थी, भारत मेंबर नहीं था, तो इसलिए रूस ने जब ब्रह्मोस का निर्माण किया भारत के साथ, तो ब्रह्मोस की जो कैपेसिटी है या उसकी मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर रखी, 300 से कम रखी जानबूझ करके। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया तो अब इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। तो MTCR आप याद रखेंगे, भारत अभी इसका सदस्य है फिलहाल। इसकी मारक क्षमता अब आगे इसमें 290 किलोमीटर थी, जिसको नवीन संस्करण में बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 450 से 500 किलोमीटर कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी से उड़ती है या चलती है, लेकिन अभी जो ब्रह्मोस 2 है
उसकी अगर हम बात करें तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो 5 मैक से भी या 5 गुने से भी ज्यादा तेज चलती है। इस चीज को भी आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो ब्रह्मोस अभी क्या है, दुनिया की सबसे तेज जो मिसाइल है उनमें से एक मिसाइल है। अन्य रक्षा आयुध हैं, उपकरण हैं, उनकी बात करेंगे तो जैसे युद्धक टैंक है अर्जुन, इसकी बात करें तो इस युद्धक टैंक का विकास डीआरडीओ ने किया। आप समझते हैं कि अधिकतर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका कंट्रोल डीआरडीओ के पास ही है, इस तरह की टेक्नोलॉजी का। अर्जुन टैंक की खासियत यह है कि अंधेरे में भी ये अपना काम कर सकता है और इसकी गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और ये बहुत ज्यादा है टैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसी तरीके से भीष्म टैंक भी है जिसको T-90S के नाम से भी जाना जाता है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं मिसाइल को, मिसाइल प्रक्षेपित कर सकता है। यह जमीन में बिछाई गई जो बारूदी सुरंगें होती हैं, लैंड माइंस, उनसे भी अपनी सुरक्षा कर सकता है। टैंक के लिए सबसे बड़ी समस्या लैंड माइंस ही होती है जिनको बाहर से डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जैसे ही टैंक इनके ऊपर से गुजरता है टैंक में क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे आगे हम बात करेंगे अगली टेक्नोलॉजी के बारे में। तो तेजस है। तेजस क्या है, ये स्वदेश निर्मित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, LCA है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ये। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा किया गया है। तेजस अभी हम विदेशों को भी बेच रहे हैं। तेजस को बनाने की वजह ये थी कि हमारे पास जितनी भी जहाज बनाने की टेक्नोलॉजीज थी या जितने भी जहाज हमारे पास थे वो सारे के सारे विदेशों से आयातित हैं। जैसे राफेल हमने फ्रांस से आयातित किया है और हम अमेरिका के जहाज इसलिए नहीं खरीद पाए कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, तो हमने अधिकतर जहाज अपने रूस से खरीदे हुए हैं और बाकी देशों के ऊपर भी हम निर्भर हैं। तो अपने स्वदेशी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर कल को मान लीजिए इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर की वजह से हम कहीं ऐसा ना हो कि हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करना पड़ जाए, हमको अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ जाए। इसलिए भारत लगातार अपने देसी हथियार विकसित करने की राह पर अग्रसर है। इसी क्रम में हम देखेंगे ध्रुव के बारे में। तो यह क्या है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, बहुत हल्का है। इसका विकास भी किसने किया है, HAL के द्वारा इसका विकास किया गया है और इसमें 2 इंजन है, इसकी ये खासियत है। और ये क्या कर सकता है ध्रुव, एक ही जगह पे स्टैटिक होके ये काफी देर तक उड़ सकता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में या खासतौर से आर्मी के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। हम पिनाका के बारे में बात करेंगे। तो पिनाका क्या है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब इससे कई सारे रॉकेट एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। पिनाका के द्वारा मात्र 44 सेकंड में एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। अब 12 रॉकेट एक साथ जाएंगे तो कोई भी देश होगा उसका डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात यहां पे आ गई फिर से बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। देखिए अब हम मिसाइलों के बारे में बात करते हैं। मिसाइल क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी चीज को दूर तक भेजा जाता है। ठीक है, मतलब एक तो होता है जैसे हम किसी चीज को फेंक करके मारते तो हमने एक ही बार में उसमें एनर्जी दे दी। जैसे बंदूक है तो उसमें गोली में हमने एक ही बार में क्या कर दिया, एनर्जी स्टोर कर दी, नाल से निकली और सीधी जाके वो आगे लग जाएगी। मिसाइल में क्या होता है कि इसमें साथ में ईंधन होता है, बंदूक की गोली में ईंधन साथ में नहीं होता है, वो ईंधन वहीं रह जाता है नाल में। वहां पे जब गैसें फैलती हैं उसके प्रेशर की वजह से आगे बढ़ती है गोली। लेकिन मिसाइल में क्या रहेगा, आगे हथियार रहेगा, बीच में कंट्रोल सिस्टम रहेगा और एंड में क्या रहेगा, ईंधन रहेगा। उस ईंधन की वजह से ईंधन लगातार पीछे की तरफ धक्का मारता है, जल करके गैस निकालता है, उस गैस के धक्के की वजह से आगे लगातार बढ़ती चली जाती है। तो रॉकेट टेक्नोलॉजी का एक तरीके से प्रयोग इसमें किया जाता है। और जो मिसाइलें हैं वो अगर हम देखें इनके मार्ग के आधार पर, तो मिसाइलें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, ये वे मिसाइलें जिन्हें प्रक्षेपित करते समय आवश्यक बल तो लगाया जाता है किंतु भूमि पर स्थित लक्ष्य गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसी कोई भी मिसाइल जो पॉइंट A से B तक अगर जिसको भेजना है तो ये ऐसे करके प्रक्षेपित मार्ग पे जाती है या परवलयाकार मार्ग पर जाती है। तो जब कहने की ये जो सेंटेंस लिखा हुआ उसका मतलब ये है कि जब यहां से इसको यहां तक भेजा जाएगा तब तक तो इंजन काम करेगा, फिर कोई भी चीज जो ऊपर जाती है पृथ्वी उसको नीचे की तरफ भी खींच के लाती है,
गैलीलियो का एक नियम है कि जो चीज जितने वेग से ऊपर जाती है उसी वेग से वो वापस नीचे लौट करके भी आती है। फिर क्या किया जाएगा, इसको ऐसे करके छोड़ दिया रॉकेट के तौर पे, फिर यहां से अपने आप ही ये क्या करेगी, टारगेट पे पहुंच जाएगी। तो जहां पे इस तरह के परवलयाकार पथ का जो बैलिस्टिक या जो भी मिसाइल यूज करती है उसको बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। लेकिन अब इसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि इसके द्वारा बहुत लंबी दूरी को तय किया जा सकता है। वजह कि ये जब ऊपर पहुंच जाएगी, गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो इस पर जो नीचे की तरफ फोर्स है वो कम हो जाएगा, इसलिए बहुत लंबी दूरी तक ये मार कर सकती है। लेकिन इसकी समस्या ये है, एक टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं रडार। अब रडार टेक्नोलॉजी क्या करती है, किसी भी चीज को डिटेक्ट कर लेती है कि कौन चीज हमारी तरफ आ रही है, बहुत दूर दूर से 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, इतने दूर तक जाके ये कैप्चर कर लेती है कोई चीज आ रही है। अब अगर पता चल गया, क्योंकि ये तो भाई हवा में गई है, बहुत ऊपर तक गई है, इतने ऊपर तक जाएगी तो रडार इसको कैप्चर कर लेगा और दूसरे देश का जो डिफेंस सिस्टम होगा उसको पता चल जाएगा कि एक मिसाइल हमारी तरफ छोड़ी गई है, तुरंत ये इधर से मिसाइल छोड़ेंगे और इसके जो नष्ट होने की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। दूसरी तरफ वैसी जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अभी हमने जैसे पढ़ा था पृथ्वी, अग्नि, दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल है। अब जैसे मान लीजिए ये सरफेस है पृथ्वी का या कोई पेड़ पौधे वगैरह ये हैं, तो ऐसी मिसाइल जो पृथ्वी के सरफेस के साथ साथ चलती हो, वैसी मिसाइल को हम क्या कहते हैं, क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिसाइल है, ए से लेके हमें बी तक भेजनी है, तो ऐसा नहीं करेगी कि ऐसे करके चली जाए, नहीं, इस पथ को ये फॉलो नहीं करेगी, बल्कि ये क्या करेगी, ऐसे करके लगातार लगातार, जैसे सरफेस कहीं ऊंचा नीचा होगा उस हिसाब से ये यहां पे जाके हिट कर देगी। तो यहां पे अगर मान लीजिए उसने रडार सिस्टम लगा भी रखा होगा, तब भी ये इतना नीचे उड़ती है कि रडार के पकड़ में नहीं आती है, रडार के पकड़ में नहीं आती है। लेकिन ये क्योंकि पृथ्वी के सरफेस के नजदीक नजदीक चलती है, तो इनकी मारक क्षमता 400-500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती है। क्रूज मिसाइल, सॉरी, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो 12,000 किलोमीटर तक भी मार सकती हैं, ठीक, लेकिन ये ज्यादा नहीं मारती हैं। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल कभी भी स्पीड के आधार पर डिवाइड नहीं की जाती है। खासतौर से क्रूज मिसाइल को इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि क्रूज मिसाइल फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करी जा सकती है। या कोई भी चीज ध्वनि के वेग के आधार पर, जो ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकंड होता है, और इसी चीज को एक मैक कहा जाता है, ठीक। अब इस मैक के आधार पर जो क्रूज मिसाइल हैं वो हो सकती हैं सबसोनिक हो। सबसोनिक मतलब अगर कोई चीज एक मैक से कम स्पीड से चलती है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, सबसोनिक कहते हैं। तो ऐसी क्रूज मिसाइल सबसोनिक मिसाइल कहलाती है, मतलब जो 332 मीटर पर सेकंड से भी कम चलती हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है सोनिक। सोनिक में क्या होता है कि स्पीड एक मैक के जस्ट बराबर होती है, तो ऐसी मिसाइल से ऐसी चीज को सोनिक स्पीड कहा जाता है, या ऐसी चीजों को, ऐसी टेक्नोलॉजी को सोनिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक होती है सुपर सोनिक। अगर मान लीजिए स्पीड 3 मैक से ज्यादा है तो ऐसी स्पीड को हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। अभी जैसे हमने ब्रह्मोस फर्स्ट का एग्जांपल लिया था, वो कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं हाइपरसोनिक। अगर किसी मिसाइल का या किसी का वेग 5 मैक से भी ज्यादा होता है, मतलब ध्वनि का जितना वेग है उसके 5 गुने से भी ज्यादा अगर किसी का वेग है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं, सॉरी हाइपरसोनिक कहते हैं। और हाइपरसोनिक का एग्जांपल क्या है, ब्रह्मोस 2 इसका एग्जांपल है, ठीक है। इस तरीके से मिसाइल बैलिस्टिक और ये इस टाइप की आपकी क्रूज मिसाइल हो सकती है। क्रूज मिसाइल फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्चुअली दूरी के आधार पर, रेंज के आधार पर किया जाता है, जैसे कि निम्न दूरी की है, मध्यम दूरी की है, उच्च दूरी की है, या इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब अंतर महाद्वीपीय है। इस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। आगे हम बात करेंगे, इसमें कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, तो इनको भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि अग्नि को डेवलप करने में एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, और अग्नि मिसाइल हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों में सबसे, कह सकते हैं, खास श्रेणी में आती है, सबसे खास मिसाइल है, तो इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में लगभग 30 मिनट की उड़ान भरी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में अपना पहला नाभिकीय विस्फोट किया था, और इसका नाम उन्होंने रखा था ट्रिनिटी।
आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना थुम्बा या तिरुवनंतपुरम में करी गई थी और इसलिए की गई थी क्योंकि यह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। तो भूचुंबकीय जो विषुवत रेखा होती है, अगर उस पर अगर मान लीजिए हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो हमको थोड़ी सी कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है लॉन्चिंग के लिए। इस वजह से पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा में होने की वजह से हमेशा क्या करते हैं हम, कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में छोड़ा जाता है। जिस डायरेक्शन में अगर पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है तो हम रॉकेट को भी वैसे ही करके घूमेंगे ताकि जो पृथ्वी का अपथ्रस्ट है वो भी रॉकेट को मिल सके, रॉकेट आसानी से लॉन्च हो जाए। पॉलीग्राफ मशीन झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और होलोग्राफी जो है वो किसी वस्तु के 3D प्रतिरूप को या 3D चित्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही उसका अध्यक्ष मान लिया जाएगा। तो आज की जो कक्षा है इसको यहीं विराम देते हैं। अगर आप IAS, UPSC, BPSC, UKPSC इत्यादि परीक्षाओं अथवा RO के लिए तैयारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इन परीक्षाओं से संबंधित आपको कोई समस्या आती है तो हमारे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।